हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो लगातार शाम वाली क्लास में हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम इसको 2 क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जो संसद की समितियां थी और संसद में विधायी प्रक्रिया थी और जो विभिन्न संविधान में निधियां होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और पहले हम लोगों ने कार्यपालिका को देखा था और फिर विधायिका को देखा था और अब हम लोग उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हम लोग न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और ये भारतीय संविधान के अंतर्गत 19वीं क्लास है। 18 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक क्रम से चलते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो सके, ठीक है। तो आप ये तो समझ ही गए थे कि विधायिका क्या होती है, जो कानून बनाती है वो संस्था। कार्यपालिका वो होती है जो क्या करती है, उस कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका वो संस्था होती है जो कि क्या करती है कि उस कानून में कोई भी अड़चन आती है या फिर उसको लागू करने में कोई भी कानूनी दिक्कत प्रकट होती है या फिर कोई उस कानून का हनन करता है, तो इन सब चीज़ों की जो जांच है, जो काम है इनके ऊपर, वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और इस न्यायपालिका वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आर ओ की टेस्ट सीरीज के बारे में एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। तो आर ओ की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इंटेलेक्टो का दूसरा बैच 5 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें कि 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। पहला 5 दिसंबर को, दूसरा 9 दिसंबर को और तीसरा 13 दिसंबर को। तो अगर आप अभी भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नंबर दिया गया है 9368403908। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। फीस में 20% का डिस्काउंट है, तो ये 349 की जगह आपको सिर्फ 280 रुपये में मिल जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको आर ओ के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। ये पूरा टाइम टेबल रहा। 15 फुल लेंथ इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक में 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। और 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। सभी का टाइम टेबल ये दिया गया है। 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप इससे जुड़िए और आर ओ की परीक्षा के लिए जमकर अभ्यास कीजिए, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज लगाए आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी रही टेस्ट सीरीज की। अब हम लोग बात करते हैं न्यायपालिका की। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि न्यायपालिका होता क्या है। और अब मैं आपको बताऊं कि भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर स्थापित किए गए हैं। कितने स्तर? 3। तो सबसे पहले आता है उच्चतम न्यायालय, उसके बाद आता है जो राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, और फिर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ में जो जिला और सत्र न्यायालय होते हैं वो आते हैं। तो ये 3 स्तर भारत में न्यायपालिका के स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय, और फिर राज्यों में जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं यानी कि जिला और सत्र न्यायालय, वो आते हैं। बाद बाकी आप सुनते होंगे लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल व किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ई अदालत, ग्राम न्यायालय। ये सारे भी किसके तहत गठित होते हैं? न्यायपालिका के तहत, ठीक है। तो इनके नाम आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि किनका गठन भारत की न्यायपालिका के अंतर्गत ही होता है। तो ये सारे नाम आप लोग एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। बाद बाकी
न्यायपालिका के स्तर कितने हैं? 3, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला और सत्र न्यायालय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की। तो भारत में जो न्यायपालिका की जो 3 स्तरीय व्यवस्था है उसमें सबसे टॉप पे है उच्चतम न्यायालय, और भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय शीर्ष पर है। अब एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि भारत के संपूर्ण राज्यों में एक ही कानून लागू होता है। ऐसा भारत में नहीं है कि किसी राज्य में मौत की सजा का प्रावधान कुछ और हो, किसी में कुछ और हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है और उस व्यवस्था में शीर्ष पर कौन है? उच्चतम न्यायालय शीर्ष पर है। ठीक है। और जो न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत में ली गई है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसको याद करिए कि भारत की में न्यायालय की जो एकल व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। ठीक है। और भारत में उच्चतम न्यायालय का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। डेट याद कर लीजिए, बहुत बार पूछी जा चुकी है और हुबहू इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का शुभारंभ कब हुआ था। तो 28 जनवरी 1950 को। और ये जो न्यायालय था जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। ठीक है। यानी कि जो न्यायालय 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था वो न्यायालय उत्तराधिकारी है किसका? जो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है। तो भारत में आपको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और वही न्यायालय आगे चलकर भारत का उच्चतम न्यायालय बन गया। और कब बना? 28 जनवरी 1950 को। बाद बाकी हम लोग भारतीय संविधान में देखें तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 याद करिए, भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख या फिर प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय भारत में शीर्ष पर है और न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय का शुभारंभ कब किया गया? तो 28 जनवरी 1950 को। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो संघीय न्यायालय उस समय पर स्थापित किया गया था वही आगे चलकर 28 जनवरी 1950 को भारत का उच्चतम न्यायालय बना। ठीक है। और भारतीय संविधान में भाग 5 से लेकर अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। ठीक है। तो भाग 5 और अनुच्छेद बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर आपसे अनुच्छेद ना पूछ के सीधा बोल दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेदों में भारत के उच्चतम न्यायालय का वर्णन है, उल्लेख है या फिर प्रावधान है। ठीक है। तो अनुच्छेद 124 से 147। उसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, यानी कि कितने क्या न्यायाधीश इसमें होते हैं। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 124 1 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो कितनी की गई थी? 8, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश शामिल होता था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो की गई थी 8, और 8 में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाता था, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। अब वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 पहुंच चुकी है। ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है
कि आखिर जो ये संख्या बढ़ाई गई है तो किस संस्था को ये पावर है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर सके या फिर इजाफा कर सके। तो संसद को न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसको न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है, तो यहाँ पर आपका उत्तर है संसद को। संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम कर सके। ठीक है, बढ़ा तो सकती है और 34 से तो कम कर सकती है, वो चाहे 32 कर दे, लेकिन कितने 7 से कम नहीं कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या याद रखना है कि अनुच्छेद 124(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मूल रूप से 8 निर्धारित की गई थी। वर्तमान में कितनी है? 34। तो ये दोनों आंकड़े आप लोग, 8 वाला भी मूल रूप से 8, वर्तमान में 34। और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को। ठीक है, और संसद 7 से कम संख्या नहीं कर सकती है। उसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और कैसे होती है? तो राष्ट्रपति इस मामले में अन्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह लेता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीशों और जो जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों के, उनके न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करने के बाद करता है। ठीक है, वर्तमान में हम लोग देखें तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, यानी कि उच्चतम न्यायालय में जो भी न्यायाधीश बहुत वरिष्ठ है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। बाद बाकी उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, बाद बाकी अन्य न्यायाधीशों से और उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीशों से इसमें सलाह मांगी जाती है। लेकिन सारी नियुक्तियां करता राष्ट्रपति है और सलाह वो लेता है अन्य न्यायाधीशों से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर। बहुत सारे मतभेद भी कॉलेजियम व्यवस्था के संदर्भ में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियां हो रही हैं वो इस कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत ही हो रही हैं। जो कॉलेजियम नाम सुझाता है उसको ही राष्ट्रपति क्या कर रहा है? नियुक्त कर रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और इस व्यवस्था को वर्ष 1993 में अपनाया गया था। ठीक है, और किसके लिए अपनाया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक केस हुआ था 1993 में, अधिवक्ता बनाम भारत संघ। उस मामले में ही कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना का निर्णय दिया गया था। ठीक है, तो ये केस का नाम आप लोग याद रखना। 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था का गठन हुआ। और कॉलेजियम व्यवस्था है क्या? जजों की नियुक्ति। अब देखा जाए तो इसमें नियुक्ति का फैसला होता है, साथ ही साथ आप देखेंगे तबादला का फैसला भी करता है, पदोन्नत का फैसला भी यही कॉलेजियम करता है। तो ये बहुत पावरफुल संगठन है न्यायाधीशों का। और इसकी सलाह के बाद ही जो व्यक्ति का नाम सामने आ जाता है उसे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर देता है, या उसका तबादला कर सकता है, उसकी पदोन्नति कर देता है। आगे हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। अभी आपने देख लिया 1993 में गठन हुआ, और किस मामले के बाद? अधिवक्ता बनाम भारत संघ मामले के बाद। ठीक है, अब देखो कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में वरिष्ठ
वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है। ठीक है, तो कॉलेजियम व्यवस्था में नेतृत्व कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कॉलेजियम में सदस्यों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जो किसी भी मामले में क्या करते हैं? फैसला लेते हैं। और इस कॉलेजियम की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब देखो इसके काम क्या क्या हैं, किस किस के मामले में ये सलाह देता है? तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम करता है। हाई कोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कॉलेजियम करता है। ठीक है, बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि इस कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख ना तो मूल संविधान में है, ना ही संसद में किसी संशोधन के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये संविधान से परे एक व्यवस्था है और ये काफ़ी विवादास्पद भी रहती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे मामले देखने में आए हैं कि जो नियुक्तियां होती हैं उनका आधार बहुत बार गलत होता है और ये जो कॉलेजियम के सदस्य होते हैं ये अपने मन माफिक किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कॉलेजियम व्यवस्था थी, इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अब हम लोग देखते हैं न्यायाधीशों की अर्हता, यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या फिर एक से अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, या फिर 10 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालय में उसे अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है, और उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। तो ये योग्यताएं होनी चाहिए किसी व्यक्ति में, तभी वो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। मैं रिपीट करता हूं, क्या क्या? भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, या ठीक है, जरूरी नहीं ये दोनों चीजें हो, इनमें से कोई एक हो, या 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो, या राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी हो। वही व्यक्ति क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शपथ देखते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के शपथ का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124(6) में किया गया है। बहुत अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, ये पूछा जा चुका है। उसके बाद देखो, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का जो प्रारूप है वो 3री अनुसूची में दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो 3री अनुसूची में। बाद बाकी देखो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछ लिया गया कि जो मुख्य न्यायाधीश शपथ लेता है वो क्या शपथ लेता है। ये क्वेश्चन भी शायद पीसीएस में पूछा गया था या किसी अन्य हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन था, तो मैंने उसको भी यहाँ पर शामिल कर लिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो शपथ ली जाती है वो कुछ ऐसी होती है: मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। तो ये शपथ है जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पर शामिल कर लिया।
तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको सिर्फ राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता है। ठीक है। बाद बाकी शपथ का प्रारूप किसमें है? अनुसूची 3 में। और जो मुख्य न्यायाधीश की शपथ है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि वो क्या क्या बोलकर अपनी शपथ को ग्रहण करता है। अब कार्यकाल देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि संविधान में उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। और अगर किसी भी न्यायाधीश को इस्तीफा देना है तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी विकल्प में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। ऐसा कथन अगर आपके सामने लिखा है तो उसको तुरंत आप गलत कर देना, क्योंकि न्यायाधीशों के कार्यकाल का कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है। बाद बाकी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। उसके बाद देखो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद की सिफारिश पर और राष्ट्रपति के द्वारा। और सांसद का यह आदेश विशेष बहुमत से पारित किया हुआ होना चाहिए। बाद बाकी उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। ठीक है। तो जब किसी न्यायाधीश पर संविधान का उल्लंघन करने का मामला हो या फिर उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो, ठीक है, उसी मामले में उसे संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। तो उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में क्या हो सकती है? प्रारंभ की जा सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो कम से कम 100 सदस्य, और राज्यसभा में लाया गया हो तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर चाहिए जिससे कि उस न्यायाधीश को हटाया जाए। ठीक है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग जो शब्द है वो सिर्फ किसको हटाने के लिए है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है। लेकिन आजकल यहाँ पर प्रचलन चल रहा है कि अगर किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी पद से हटाया जाता है तो उसके लिए भी महाभियोग शब्द का प्रयोग देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया जाता है। बस ये प्रचलन स्वरूप आजकल ऐसा चल रहा है कि अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पद से हटाना हो तो उसके ऊपर हम लोग कह देते हैं महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर ध्यान क्या क्या रखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और संसद में यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और हटाने का आधार क्या होगा? या तो कोई कानून का उल्लंघन हो या फिर किसी संविधान का उल्लंघन हो, उसी मामले में किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। लोकसभा में प्रारंभ की जाए तो कम से कम 100 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। राज्यसभा में की जाए तो 50 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। बाद बाकी महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग वेतन और
भत्ते। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 125(2) में किया गया है। बहुत अच्छी तरीके से इस अनुच्छेद को देख लीजिए। जहां पर भी अनुच्छेद लिखा हुआ है आप लोग तुरंत समझ जाया करिए कि ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 125(2) में किया गया है। वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है और उनके वेतन भत्ते कहाँ से? संचित निधि से दिए जाते हैं। अभी पिछली वीडियो में ही हम लोगों ने भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि के बारे में पढ़ा था। तो जो वहाँ पर ये संचित निधि थी, उसी निधि में से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, बाद बाकी संसद में इनके वेतन भत्तों पर मतदान नहीं किया जा सकता है, बस चर्चा हो सकती है। ठीक है, इनके वेतन भत्तों के संदर्भ में क्या होगा? चर्चा की जा सकती है, लेकिन कोई भी मतदान नहीं होगा। ठीक है, बाद बाकी अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा लागू होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब देश में अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो तो उस स्थिति में क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, और किसी भी मामले में ऐसा नहीं होगा कि उसके वेतन और भत्तों की कटौती की जाए। ठीक है, अभी हम लोग सारे आपातकाल देखेंगे, वहां पर भी ये चीज रिपीट होगी। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज ये है कि मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। उन्हें वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। बाद बाकी किस अनुच्छेद में उनके वेतन और भत्तों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 125(2) में। उसके बाद देखो उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो संविधान में उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है वो दिल्ली घोषित किया गया है, लेकिन जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो दिल्ली के अलावा भी कहीं और उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित कर सकता है, लेकिन वो ऐसा घोषित तभी कर सकता है जबकि उसने राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले ली हो। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पर है? दिल्ली में। ये संविधान में लिखा गया है। ठीक है, बाद बाकी मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा वह तभी कर सकता है जब उसने राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ली हो। उसके बाद देख लेते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 128, पहले तो इसे ही याद करिए। अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करे। तो जब मान के चलिए बहुत ज़्यादा काम का लोड उच्चतम न्यायालय में आ जाता है तो मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 128 के अंतर्गत किसी ऐसे न्यायाधीश को जो कि रिटायर, सेवानिवृत्ति का मतलब होता है कि वो रिटायर हो चुका है, तो ऐसे न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है कि वो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करे। ठीक है, और ऐसा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही किया जा सकता है, यानी कि उस व्यक्ति की भी पूर्व अनुमति अनिवार्य है। जबरदस्ती आप किसी को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना सकते हैं अगर वो रिटायर हो चुका है, और राष्ट्रपति की भी पूर्व सहमति इस पर होनी चाहिए।
बाद बाकी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय में एक अस्थायी अवधि के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है, आपको पता होना चाहिए। बाद बाकी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह ही उसे न्याय निर्णयन यानी कि वो कोई निर्णय ले सकता है, उसे अन्य न्यायाधीशों की तरीके से शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन वो किसी भी तरीके से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में, जबकि काम का लोड कुछ ज़्यादा हो, और ये तभी होगा जब उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति हो और राष्ट्रपति की भी सहमति हो। वो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश अस्थायी अवधि के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उसे अन्य न्यायाधीशों की तरीके से ही न्याय निर्णयन की शक्ति होगी। बाद बाकी विशेषाधिकार भी उसको प्राप्त होंगे अन्य न्यायाधीशों की तरीके से, लेकिन वह किसी भी कीमत पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम लोगों का उच्चतम न्यायालय का टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त, और आप लोग लगातार वीडियोस को देखते रहिए। बहुत कम लोग देख रहे हैं मुझे पता है, लेकिन जितने भी देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा यहाँ से रिस्पांस मिलने वाला है। और जब आप RO या फिर आगे जो आपको UPPCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा है, तो उसमें बहुत कुछ इन वीडियोस से आपको पॉलिटी में देखने को मिलेगा। तो लगातार वीडियोस को देखते रहिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।